स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के पर्सपेक्टिव से है। बिहार के वहाँ पे वोटर्स के आइडेंटिफिकेशन को इस्टेब्लिश करने के रिगार्डिंग में इलेक्शन कमीशन के द्वारा SIR का जो ड्राइव है वो चलाया गया। तो स्टूडेंट्स SIR ड्राइव के जो डाटाज हैं उनको रिलीज किया गया है। ड्राफ्ट रोल के अंदर में 65 लाख वोटर्स हैं वो रिड्यूस हुए हैं। तो नंबर्स यहाँ पे क्यों रिड्यूस हुए उसके बिहाइंड में कुछ रीजन्स हैं वो बताए गए हैं कि कुछ वोटर्स का आप देखिए कि डेथ भी यहाँ पे हुआ है। डेथ होने की वजह से उनके नेम को रिमूव किया जाता है इलेक्शन का जो वोटर लिस्ट है वहाँ से। सेकंड आप देखिए कि कुछ ऐसे वोटर्स हैं जो कि 2 लोकेशंस के ऊपर में उनका एनरोलमेंट था तो उनका नेम को रिड्यूस करते हुए 1 लोकेशन के ऊपर किया गया। थर्ड आप देखिए कि कुछ ऐसे वोटर्स हैं जो माइग्रेट किए हैं बिहार से परमानेंटली, उनके द्वारा माइग्रेट है वो किया गया। तो माइग्रेशन एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से अदर पार्ट ऑफ इंडिया के लिए वहाँ के लोग हैं वो जाया करते हैं और अपना जो नेम है वहीं पे ही उनके द्वारा एनरोल है वो करवा लिया जाता है। फोर्थ स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ ऐसे भी वोटर्स हैं जो कि अनट्रेसेबल सिचुएशन के अंदर में हैं कि जिनके द्वारा जो एड्रेस दिया गया था उसको ट्रेस है वो नहीं किया जा सका, जो उनका जो हाउस का जो नंबर है वो वहाँ पे नहीं इस्टेब्लिश था। तो इस वजह से कुछ 65 लाख वोटर्स हैं जो यहाँ पे रिड्यूस हुए हैं। हमारे UPSC एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपसे ये हो सकता है कि SIR का जो ड्राइव है क्या फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो आप देखिए कि लास्ट टाइम 2002-2003 के समय ये ड्राइव है वो कंडक्ट हुआ था, तो फर्स्ट टाइम तो ये कंडक्ट नहीं हुआ है। कौन से ऐसे रूल्स हैं जिसके थ्रू इलेक्शन कमीशन को ये पावर है कि ये ड्राइव है वो कंडक्ट हो सकता है। एक तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आर्टिकल 324 के अंदर में किसी भी इलेक्शन के रिगार्डिंग में जो डिसीजन है, जो रेगुलेशन का जो पावर है वो इलेक्शन कमीशन को ही दिया गया है। आर्टिकल 326 है जो कि इलेक्टोरल रोल के बारे में बताता है कि समय समय पे उसको अपग्रेड किया जाए, उसको वेरीफाई किया जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। थर्ड अगर हम यहाँ पे रीड करें तो इलेक्शन कंडक्ट के जो रूल्स हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है जिसके थ्रू भी यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में पावर है इस ड्राइव को कंडक्ट करने का। स्टूडेंट्स इसी के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी हैं और भी आप देखिए कि हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे थिंक टैंक्स हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनके द्वारा पिटीशन को फाइल किया गया था। उसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस वोटर्स के वेरिफिकेशन के प्रोसेस के अंदर में 3 न्यू IDs हैं उनको इंक्लूड किया गया था जिससे कि जो वोटर्स का आइडेंटिफिकेशन है वो इजीली वे के अंदर में हो सके। आधार कार्ड है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस एपिक कार्ड को इश्यू करता है इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, उसको भी इंक्लूड करने के बारे में कहा गया। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि आप राशन कार्ड को भी यहाँ पे इंक्लूड है वो कीजिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो न्यू IDs हैं उनको क्यों इंक्लूड करवाया गया, जिससे कि इजीली वे के अंदर में जो आइडेंटिफिकेशन है वो यहाँ पे हो सके, क्योंकि हमारे रूरल एरियाज़ के अंदर में स्पेशली जो आप देखिए कि डॉक्यूमेंट्स का जो मिलना, डॉक्यूमेंट्स को रखना काफ़ी ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट टास्क है। सेकंड अगर हम बात करें बिहार के पर्सपेक्टिव से तो बिहार के अंदर में रेगुलरली वे में आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार में स्पेशली फ्लड का सिचुएशन क्रिएट होता है। एक रिवर है जिसको कि सोरो बिहार के नाम से हम जानते हैं, उस रिवर का नेम है स्टूडेंट्स कोसी रिवर। और भी काफ़ी सारी रिवर्स हैं जो कि नेपाल से बिहार के लिए आया करती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो ID के बारे में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अभी रिसेंटली हियरिंग के अंदर ये भी कहा था अगर मास लेवल के ऊपर जो वोटर्स का एक्सक्लूजन होता है तो उनके द्वारा इंटरवेन किया जाएगा उस ड्राइव के अंदर में कि क्यों मास लेवल के ऊपर वोटर्स का जो एक्सक्लूजन है वो वहाँ पे हुआ है। अपोजिशन का पॉलिटिकल पार्टीज इस ड्राइव को किस तरीके से देखते हैं, उनके द्वारा इसको आप देखिए कि अपोज है वो किया गया है, अपने जो कंसर्न्स हैं उसको रेज किया गया है। इसके थ्रू सिटीजनशिप है उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश है वो किया जा सकता है, वोटर्स का जो नेम है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, ये उनके अपने यहाँ पे कंसर्न है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे एक फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिनके ऊपर लास्ट टाइम जब हमारे जनरल इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे थे 2024 के समय में, उस समय उनके ऊपर में हीनियस क्राइम के जो केसेज हैं, एलिगेशंस हैं वो लगे थे, जिसमें आप देखिए कि रेप का जो उनके ऊपर एलिगेशन था उसके अंदर उनको कन्विक्ट किया गया है कोर्ट के द्वारा। सेंटेंस को अनाउंस किया जाएगा आज का जो डे है वहाँ पे। एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए कि हमारे काफ़ी सारे ऐसे MPs हैं, ये तो आप देखिए कि फॉर्मर MP हैं,
काफ़ी सारे ऐसे एमपी भी हैं जिनके ऊपर जो क्रिमिनल चार्जेज हैं वो लगे हुए हैं। कुछ ऐसे भी एमपी हैं जिनके ऊपर में हीनियस क्राइम के रिलेटेड जो चार्जेज हैं वो उनके ऊपर अप्लाई हैं। सो स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर जब लोकसभा के इलेक्शन कंडक्ट हुए तो उसके बाद में ये जो एडीआर के जो डाटाज हैं उसके अंदर भी बताया गया है कि 46% हमारे जो एमपीज हैं उनके ऊपर किसी ना किसी तरीके के जो चार्जेज हैं वो वहाँ पे हैं। मींस क्रिमिनलाइजेशन के अंदर में क्रिमिनल पर्सन है उनका मोर हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर में एंट्री है। 46% के ऊपर में चार्जेज हैं। अगर हम हीनियस चार्जेज के बारे में डिस्कस करें तो वहाँ पे 170 हमारे जो एमपी हैं, टोटल 170 आउट ऑफ द 543 जिनके ऊपर में आप देखिए कि सीरियस चार्जेज हैं वो अप्लाई हैं, उनके ऊपर में वो केसेज हैं। कौन से होते हैं सीरियस चार्जेज? जैसे किसी पर्सन का उनके द्वारा मर्डर किया गया हो, मर्डर एक सीरियस चार्ज होता है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो, रेप का उनके रेप के ऊपर उनके केसेज हो उनके ऊपर में। किडनैपिंग आप देखिए कि किया गया हो तो इस तरीके से किडनैपिंग है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन है जिसके अंदर में उनके ऊपर में चार्ज हैं 170 एमपी हैं आउट ऑफ द 543। तो ये जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। ओवर द ईयर्स जो क्रिमिनल पर्सन है वो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एंटर किए हैं, उसके बिहाइंड में क्या रीजन हो सकते हैं? अब देखिए कि आप पावर डोमेन के अंदर में होते हो, आप अपना केस है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आपका वहाँ पे जो लोकल वोटर्स हैं उनके साथ में आपका इन्फ्लुएंस होगा। काफ़ी ऐसे जो रूरल एरिया हैं, आइसोलेटेड एरिया हैं, जहाँ पे तो आप देखिए कि जो क्रिमिनल पर्सन है रॉबिन हुड का उनका इमेज है और उसके बेसिस पे वो इलेक्शन में कंटेस्ट भी करते हैं, इलेक्शन के अंदर में उनका विक्ट्री है वो भी होता है और काफ़ी हीनियस चार्जेज उनके ऊपर हुआ करते हैं कि कोर्ट के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स की कम से कम क्रिमिनल पर्सन हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम में एंटर करें, उसके रिगार्डिंग में क्या कोई केस आपको पता है? तो आप देखिए कि लिली थॉमस आपको केस पता होना चाहिए। लिली थॉमस केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या ऑब्जर्व किया गया था कि यहाँ पे कोई भी पर्सन है जिसके ऊपर में 2 ईयर का कन्विक्शन है या मोर देन 2 ईयर का है, तो मिनिमम 2 ईयर का अगर कन्विक्शन है तो उनको आप देखिए कि कुछ समय के लिए इलेक्शन वो कंटेस्ट है वो नहीं कर सकेंगे, उसके रिगार्डिंग में उनको बार है वो रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेशनल अवार्ड्स के पर्सपेक्टिव से है, कुछ मूवीज़ के रिगार्डिंग में नेशनल अवार्ड्स हैं वो अनाउंस हुए हैं। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? यूपीएससी एग्जाम के अंदर में तो आप देखिए कैसे क्वेश्चन हैं वो नहीं पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि यूपीएससी कोई क्वेश्चन भी यहाँ से भी आपसे फ्रेम कर ले क्वेश्चन, क्योंकि पिछले कुछ प्रीलिम्स के पेपर्स के अंदर में आपसे जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं, तो हो सकता है कोई क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हो। तो एक बार इनको देख लेना कि कौन कौन सा कैटेगरी के अंदर में किसको यहाँ पे जो अवार्ड है वो अनाउंस हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे मूवी सेक्टर के अंदर में जो हाईएस्ट अवार्ड है, जो कि आप देखिए कि दादा साहिब फाल्के पुरस्कार है। सो आपको यहाँ पे पता ये होना चाहिए कि जो नेशनल फिल्म अवार्ड हैं वो किसके द्वारा अनाउंस है वो किए जाते हैं। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में। फिर स्टूडेंट्स कब इनको फर्स्ट टाइम जो अवार्ड है वो दिए गए थे? 1954 के समय फर्स्ट टाइम जो अवार्ड हैं उनको अनाउंस किया गया था। और अब आप देखिए कि कंटिन्यूस है 71st ये यहाँ पे नेशनल अवार्ड्स हैं वो यहाँ पे अनाउंस हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनआईए के पर्सपेक्टिव से है, एनआईए कोर्ट के बारे में है कि जो नन है जिनको कि जो रिलीजन उनके द्वारा कन्वर्ट करवाया गया है, फोर्सफुली जो कन्वर्जन जो हमारे यहाँ पे लॉज के अंदर में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसी के बारे में जो नन है जिनका जो बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका यहाँ पे अनाउंसमेंट है वो रहेगा। एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एग्ज़ाम के लिए आपको आर्टिकल 25 के बारे में पता होना चाहिए। आर्टिकल 25 आप देखिए कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपको ग्रांट करता है कि उसको प्रोफेस कैसे करना है, उसको प्रैक्टिस कैसे करना है, और आप देखिए उसको प्रोपोगेट भी कर सकते हो, बट फोर्सफुली आप किसी भी पर्सन का जो रिलीजन है उसको कन्वर्ट नहीं करवा सकते हो। तो ये यहाँ पे आर्टिकल 25 के बारे में है। क्रिश्चियन मिशनरीज हैं जो हमारे कंट्री के अंदर में कब फर्स्ट टाइम उनको अनाउंस किया जाता है, उनको अलाउ किया जाता है, तो 1813 का जो चार्टर ऑफ इंडिया एक्ट है उसके अंदर में वो प्रोविजंस का मेंशन है जब क्रिश्चियन मिशनरीज को फर्स्ट टाइम इंडिया के लिए अलाउ है वो किया गया था। उसी समय में हमारे जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं वो भी एग्जिस्ट होते थे। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जैसे आत्मीय सभा है, ब्रह्म समाज है, गर्ल्स एजुकेशन के लिए गर्ल्स को जो एक इक्वलिटी का जो स्टेटस है वो ग्रांट किया जाए। तो ये 19th सेंचुरी के अंदर में कम्प्लीटली आपको सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स वो देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आप देखिए कि 1873 के समय में
जो सत्य शोधक समाज हैं, ज्योतिबा फुले एंड सावित्रीबाई फुले हैं, स्पेशली ज्योतिराव फुले उसको सेटअप करते हैं, जिसको ट्रूथ सीकर सोसाइटी के नाम से भी हम जानते हैं। फिर आप देखिए कि बैक टू वेदास का एक स्लोगन देते हैं दयानंद सरस्वती हैं, जिनके द्वारा आर्य समाज है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। आनंद मठ बुक है वो लिखी जाती है उसी समय में। तो ये ऐसे काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो विडो रीमैरिज के लिए उनके इफ़र्ट्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, वो रहे थे। D.K. कार्वे हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सन हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया और US के पर्सपेक्टिव से हैं। टैरिफ के बारे में ऑलरेडी हम कल रीड कर चुके हैं, बट टैरिफ के रिगार्डिंग में भी आप देखिए कि डेवलपमेंट हुआ है। US के द्वारा जो नोटिफाई किया गया उसके अंदर में कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि एक्सक्लूड किया गया है कि उनके ऊपर वो जो 25% का जो टैरिफ प्लस में जो पेनल्टी अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है वो अप्लाई है, वो नहीं रहेगा। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो US के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनके ऊपर ये जो टैरिफ एंड पेनल्टी है वो नहीं अप्लाई रहेगा। वो कौन से प्रोडक्ट हैं स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इंडिया से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिसमें डीजल है, जेट फ्यूल है, तो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया कि उनके ऊपर किसी भी तरीके का जो टैरिफ है वो नहीं अप्लाई रहेगा। इंडिया आप देखिए कि काफ़ी सारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि US के वहाँ पे एक्सपोर्ट है वो किया करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स हैं, फार्मास्यूटिकल का भी हमारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है USA। तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर में जो फिनिश फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है और जो API हैं, API आप देखिए कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हुआ करते हैं तो उनके ऊपर भी टैरिफ नहीं अप्लाई रहेगा। ICT गुड्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ICT गुड्स के ऊपर में टैरिफ नहीं अप्लाई रहेगा। और स्टूडेंट्स इस तरीके से ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन पे नहीं अप्लाई करने के बारे में कहा गया। डेट मीन्स कि हमारा जो प्रोडक्ट US के अंदर में जाएगा वो उसी रेट के ऊपर में मिलेगा जो इंडियन जो कंपनीज हैं वो डिसाइड करती हैं। US के द्वारा इस तरीके से कुछ एक्सक्लूजन है वो दिया गया है। इंडिया US अगर हम रिलेशन के बारे में डिस्कस करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा अपना जो कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर में बताया गया है कि फरवरी के समय जब हमारे लीडर्स वहाँ पे विजिट किए थे तो उस समय कंप्रीहेंसिव जो स्ट्रेटजिक डेमोक्रेटिक पार्टनरशिप है जिसको सेटअप किया गया बोथ कंट्रीज के द्वारा, आने वाले समय के अंदर में US इंडिया का जो कॉम्पैक्ट पार्टनरशिप है उसके बारे में भी डिस्कशन वहाँ पे रहा था। कंट्रीज के जो टैरिफ है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इस तरीके से जो टैरिफ है वो इम्पोज हुआ है, जिसमें आप देखिए कि जो ब्राज़ील के ऊपर में 50% टैरिफ है, ब्राज़ील नाम का जो कंट्री है वहाँ पे 50% है, कनाडा के ऊपर में 35% है, स्विट्ज़रलैंड के ऊपर में 39% है और इंडिया के पास में 25% है। स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के साथ में इन्होंने डील साइन किया है। पाकिस्तान में पहले जो टैरिफ का रेट था पाकिस्तान प्रोडक्ट्स के ऊपर में 29 था, वो रिड्यूस होकर डील के बाद में 19% उनके ऊपर अप्लाई रहेगा। ये वर्ल्ड के पेज के ऊपर में मेंशन है, ये न्यूज़ वर्ल्ड पेज के ऊपर में। हाई कोर्ट के द्वारा आप देखिए कि तमिलनाडु गवर्नमेंट को बार किया गया है कि आप किसी लिविंग पर्सन के नेम के ऊपर में जो पर्सनैलिटी अभी एग्जिस्ट करता है उसके नाम के ऊपर में कोई स्कीम है उसको नहीं चला सकते हो। तो गवर्नमेंट फिर से कोर्ट के लिए पहुंचा है कि आप इसको मोर डिटेल वे के अंदर में क्लेरिफाई कीजिए कि कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे जो स्कीम है वो नहीं चलाई जा सकती है उसके बारे में। तो क्लेरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट वहाँ पे पहुँचा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें राजस्थान में एक स्कूल के अंदर में आप देखिए कि एक इंसिडेंट सामने आया था, उसका जो टेरेस है वो कोलैप्स होने की वजह से कुछ जो चिल्ड्रंस का वहाँ पे डेथ हुआ था। तो स्टूडेंट्स, आपसे मेंस के पेपर के अंदर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ से क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? हमारे यहाँ पे कंटिन्यूस जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज की जो इंसिडेंट सामने आते हैं, स्पेशली आप देखिए कि मानसून के समय में, तो कैसे हमें अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको समय के साथ में मॉनिटर करने का ज़रूरत है, क्या इनिशिएटिव लिए जाएं जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डैमेज है वो कम से कम हो। एक तो स्टूडेंट्स रियल टाइम मॉनिटरिंग का ज़रूरत है। रियल टाइम मॉनिटरिंग, अगर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर मींस ब्रिज है, कोई बिल्डिंग है, कोई इंस्टीट्यूशन है, उसमें किसी भी तरीके का डैमेज हुआ है तो उसका रियल टाइम के अंदर में मॉनिटरिंग के थ्रू उसका रिपोर्टिंग है वो हो सके। सेकंड, आप देखिए कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट को गवर्नमेंट प्रॉपर वे में फंड प्रोवाइड करे। रियल टाइम मॉनिटरिंग हमने देखा, स्कीम्स के अंदर में भी इनका
जो बार बार रिव्यू प्रोसेस है वो हो सके, तो उसके पर्सपेक्टिव से है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में, तो ऑलरेडी हमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में मेंशन किया गया है कि एजुकेशन के अंदर में 6% ऑफ जीडीपी हमें कंट्रीब्यूट करना है। 6% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करने से ही हमारा जो क्वालिटी एजुकेशन है वो इम्प्रूव होगा। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर में टीचिंग को भी रेगुलेट करना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी रेगुलेट करना है, उसका मॉनिटरिंग करना है। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आप देखिए कि एजुकेशन को एज ए कनकरेंट लिस्ट के अंदर में ऐड किया गया था, कनकरेंट लिस्ट में उसको ऐड कर दिया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो जो कुछ ऐसी बिल्डिंग है जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया, जो अनसेफ बिल्डिंग है उनको रेज किया जाएगा, उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, वहाँ पे नया इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बूस्ट रहेगा। पार्लियामेंट के अंदर में जो हमारे यहाँ पे डिफेंस फोर्सेज के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था जब पहलगाम में टेरर अटैक होता है, तो पार्लियामेंट के आप देखिए कि डिस्कशन जब हुआ तो उस दौरान में जो गवर्नमेंट का जो पॉलिटिकल पार्टी है जो प्रेजेंट समय में गवर्नमेंट में है, और जो ऐसा पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन के अंदर में है। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ पे इनका जो सिटिंग डायरेक्शन है उसके बारे में पता होना चाहिए। सपोज कीजिए कि यहाँ पे ये जो सीट है वो स्पीकर का सीट है, तो स्पीकर का जो राइट हैंड का जो एरिया होता है ना, राइट हैंड का एरिया, वहाँ पे गवर्नमेंट और उसके जो पार्टनर्स हैं, अगर गवर्नमेंट प्रॉपर वे के अंदर में मेजोरिटी नहीं है तो उनके जो पार्टनर हैं वो राइट हैंड साइड के अंदर में उनका जो सिटिंग एरिया होता है, जो गवर्नमेंट का पार्ट को इंक्लूड करेंगे। आप देखिए कि इनका फेस इस डायरेक्शन के अंदर में है, तो राइट हैंड ये रहेगा। लेफ्ट हैंड के अंदर में जो अपोजिशन का पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो भी पार्टीज हैं जिनके अगर एक एमपी भी हैं, तो उनका जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो लेफ्ट साइड के अंदर में हुआ करता है। तो यहाँ पे जो डिबेट हुआ, डिबेट के अंदर में गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी तरीके से गवर्नमेंट, एक तो आप देखिए कि डिबेट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि गवर्नमेंट को मोर अकाउंटेबल किया जा सके। गवर्नमेंट हर एक डिसीजन के रिगार्डिंग में जो पार्लियामेंट है, जो वहाँ पे फ्लोर ऑफ द हाउस है, उसको आप देखिए कि एड्रेस करें कि उनके द्वारा ये डिसीजन लिया गया। अपोजिशन का जो पेट्रियोटिज्म के बारे में, अपोजिशन क्यों यहाँ पे क्वेश्चंस को रेज करता है, उसके रिगार्डिंग में कोई भी क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, बल्कि यहाँ पे अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप देखिए कि कैरी आउट करने का ज़रूरत है, कोई भी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के अंदर में है। क्वेश्चंस आपसे क्या बन सकते हैं? क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, एक तो आप देखिए कि जो पार्लियामेंट्री टूल्स हैं उनके बारे में आपसे सवाल हो सकता है कि कौन कौन से ऐसे पार्लियामेंट्री टूल हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट को एज ए हम अकाउंटेबल यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। तो 0 आवर है, क्वेश्चन आवर है, शॉर्ट आवर का जो डिस्कशन हुआ करता है वो यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम से रिलेटेड इस एडिटोरियल में। नेक्स्ट यहाँ पे जो मेंशन किया गया है वो है इंडिया और मालदीव के बारे में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या रेज हो सकता है आपसे आईआर से रिलेटेड कि प्रेजेंट समय में इंडिया अपना जो नाइबरहुड है उनके साथ में जो नाइबर फर्स्ट का जो पॉलिसी था उसके रिवाइवल फेज के अंदर में है कि नाइबर फर्स्ट पॉलिसी मोर इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ पे एक पीसफुल इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में, या पीसफुल आप देखिए कि हमारा जो डोमिनेशन है साउथ एशिया के अंदर में हमको कैरी आउट करने के पर्सपेक्टिव से। क्वेश्चन आपसे ये भी हो सकता है कि इंडिया जो है, इंडिया आप देखिए कि इंडियन ओशियन के सेंट्रल पार्ट के अंदर में सिचुएटेड है, तो अपना अगर इंडिया को इंडियन ओशियन में अपना जो डोमिनेशन है या नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप से सेटअप होना है, तो क्या हमारे जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं स्पेशली साउथ एशिया के, उनके साथ में हमें अपना जो रिलेशन है उसको सेटअप करने का ज़रूरत है, रिलेशन को रिवाइवल करने का ज़रूरत है। जैसे हमने मॉरिशस के विजिट के दौरान में महासागर इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, पहले सागर होता था अब महासागर है, तो महासागर भी यही है कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसको आप देखिए कि म्यूचुअली इन होलिस्टिक वे के अंदर में हमें डेवलप करना है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे मालदीव के बारे में मेंशन है, मालदीव का 60th इंडिपेंडेंस डे है वो सेलिब्रेट किया गया, हमारे जो पीएम सर हैं उनको इनवाइट किया गया, पीएम सर वहाँ पे विजिट के लिए गए, और विजिट के लिए गए तो आप देखिए कि जो मालदीव जो है वो प्रेजेंट समय में फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहा है, इकोनॉमिकल जो ट्रबल्स है उनके लिए, तो उसके पर्सपेक्टिव से इंडिया ने अपना जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो भी उनको सप्लाई, लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया है, लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया है। करेंसी स्वैप के बारे में भी ऑप्शन बताया है कि करेंसी भी हम स्वैप कर सकते हैं यहाँ पे। करेंसी स्वैप के अलावा आप देखिए कि जो पेमेंट के पर्सपेक्टिव से जो रुपए और वहाँ का जो करेंसी है उसका भी एक एग्रीमेंट वो साइन हुआ है।
और स्टूडेंट्स एनुअल जो डेप्थ का जो बर्डन है उसको रिड्यूस किया गया है इंडिया के द्वारा। तो डेप्थ का जो डेप्थ बर्डन है उसको रिड्यूस कर दिया गया इंडिया के द्वारा। इसके अलावा क्या डेवलपमेंट हुआ है, फॉरेन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसका डिस्कशन के रिगार्डिंग में नेगोशिएशन स्टार्ट होंगे इंडिया और मालदीव के यहाँ पे। एक आप देखिए कि ट्राइलेटरल नेशनल सिक्योरिटी कंसल्टेशन जो प्रोग्राम है उसको स्टार्ट किया गया। ट्राइलेटरल यहाँ पे है तो कौन कौन होंगे, मालदीव इसका पार्ट है, श्रीलंका इसका पार्ट है और स्टूडेंट्स इंडिया इसका पार्ट है। कि हमें नेशनल सिक्योरिटी कंसल्टेशन के लिए ट्राइलेटरल प्लेटफॉर्म को जो सेटअप है वो करना है। हमारे जो नाइबर कंट्रीज हैं मोर इम्पोर्टेंट हैं। हमें अगर अपना जो साउथ एशिया के अंदर में इंडियन ओशन रीजन के अंदर डोमिनेशन को स्टार्ट करना है, इन आइलैंड कंट्रीज के साथ में हमें रिलेशंस को रिवाइवल है वो करना होगा। अभी आप देखिए कि नेपाल के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो भी इंडिया के लिए आ सकते हैं आने वाले समय में, तो नेपाल के साथ में भी हमारे रिलेशंस हैं वो बूस्ट हो सकेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि जो हमारे असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके बारे में मेंशन किया गया है। एक जो ग्राउंड लेवल का जो रिपोर्ट है उसमें ये मेंशन है। तो सरोगेसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। सरोगेसी आप देखिए कि हमारे कंट्री के अंदर में कॉमर्शियल सरोगेसी है उसको बैन कर दिया गया था। 2021 के समय जो रूल्स हैं वो एग्जिस्टेंस में आए और हमारे कंट्री के अंदर में ओनली एल्ट्रिस्टिक जो सरोगेसी है वो अलाउ है। ये कौन सा सरोगेसी होता है कि कॉमर्शियल कैसा होता है कि आप किसी को मनी देके जो सरोगेट मदर है उनको मनी आप प्रोवाइड करते हो। एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी ये है कि आपके नॉन फैमिली मेम्बर्स जो हैं फैमिली के अंदर में जिनसे आपका रिलेशन है उन्हीं पर्सन वही सरोगेट मदर है उसको आपको चूज वहाँ पे कर सकते हो। कुछ समय होना चाहिए आपका मैरिज के अंदर में 5 ईयर का समय कंप्लीट होना चाहिए। मिनिमम एज वहाँ पे बताया गया है, डिफाइन किया गया है। और आप देखिए कि आप वहाँ पे फिर आपको एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी के रिगार्डिंग में आप अप्लाई है वो कर सकते हो। तो ये एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी है। क्या कैश का किसी भी तरीके से सपोर्ट रहेगा सरोगेट मदर को? कैश का सपोर्ट नहीं है, बट आप उनका हेल्थ केयर कर सकते हो। हेल्थ केयर के अलावा बेटर न्यूट्रिशन है उनको आप प्रोवाइड कर सकते हो। जब कॉमर्शियल सरोगेसी इंडिया में अलाउ होता था तो काफ़ी सारे अनएथिकल केस भी सामने आने लगे थे कि फ़ॉरेन जो कपल्स हैं वो इंडिया में आते और उसके बाद में आप देखिए कि जब वहाँ पे जो सरोगेट मदर है उसका काफ़ी तरीके से जो एक्सप्लॉयटेशन है वो देखने के लिए मिला था कि कुछ केसेस के अंदर में कपल्स हैं वो रिटर्न नहीं किए हैं। फिर वो चिल्ड्रन के रिगार्डिंग में जो जो इंसिडेंट्स हैं वो सामने आने लगे थे। तो स्टूडेंट्स कॉमर्शियल सरोगेसी को इसी वजह से हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बैन है वो किया गया। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हमारे द्वारा ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, तो उसी के बारे में आप देखिए कि यूएस के द्वारा अपने एक जो पर्सन है उनको सेंड किया गया है, उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कशन यहाँ पे हो सके। एक तरफ टैरिफ हमारे ऊपर इम्पोज हुआ है, एक तरफ आप देखिए कि डिस्कशन भी है। इंडिया यूएस के रिलेशंस के बारे में शो करता है कि 1998 के समय हमारे यहाँ पे जो जो उनके द्वारा पोखरण के अंदर में जो सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसके बाद में सैंक्शंस थे। उसके बाद में इंडिया यूएस के जो रिलेशन है वो कंटिन्यूस आप देखिए कि मोर कोलैबोरेटिव मैनर के अंदर में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि G20 का मीटिंग के समय सेटअप हुआ, एक अल्टरनेटिव यहाँ पे जो रूट कॉरिडोर है, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, उसको डेवलप करने के रिगार्डिंग में था। 2023 में जब इंडिया में G20 का मीटिंग हुआ, जब ये प्रपोज किया गया था, अल्टरनेटिव रूट को यहाँ पे डेवलपमेंट करने के बारे में है, जिससे कि आप देखिए कि जो प्रेजेंट समय में सुएज कैनाल का एरिया है जहाँ से ट्रेड सप्लाई होता है उसको बाईपास है वो किया जा सके। पर जैसे ही ये प्रोजेक्ट अनाउंस होता है उसके बाद में हमास और आप देखिए कि गाजा स्ट्रिप के अंदर में जो कन्फ्लिक्ट होने लगता है तो प्रोजेक्ट कंटिन्यूस उसके बाद में कोल्ड स्टोरेज या कोल्ड बॉक्स के अंदर में है। जो ट्रम्प है उनको नोबेल पीस प्राइज है वो देना चाहिए। उनके द्वारा काफ़ी सारे कन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजोल्व करवाए गए हैं। ये वाइट हाउस का जो सेक्रेटरी है उनका स्टेटमेंट है, उनके द्वारा इंडिया पाकिस्तान वॉर के बारे में भी कहा गया। इंडिया पाकिस्तान जो कन्फ्लिक्ट हुआ था कि उसको भी रिजोल्व ट्रम्प के द्वारा ही करवाया गया, जो कि नोबेल पीस प्राइज उनको दिया जाना चाहिए। क्या स्टूडेंट्स किसी इंडियन पर्सन को नोबेल पीस प्राइज मिला है? आप देखिए कैलाश सत्यार्थी हैं जिनको कि मलाला यूसुफजई हैं, उनके साथ में जो नोबेल पीस प्राइज है वो मिला था। इसके अलावा आप देखिए कि
जो हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उनको फर्स्ट नोबल का जो लिटरेचर प्राइज मिला था, उनका जो राइटिंग है गीतांजलि, उसके रिगार्डिंग में। PSLV C61 एक अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट था, उसको जब लॉन्च किया गया तो उसमें फेलियर सामने आया था। तो फेलियर अब आप देखिए कि जब भी आता है कोई बड़ा नेम है, हमारे यहाँ पे इसरो एक बड़ा नेम है जो इंस्टीट्यूशन है, तो जब भी कोई बड़ा नेम है उसके साथ में जो मोर पावर है तो मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो उनके द्वारा आप देखिए जो एनालिसिस रिपोर्ट है वो सबमिट किया गया PM सर को, उसमें बताया गया है क्या ऐसे रीजन रहे जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट है वो फेलियर सिचुएशन में हुआ। लॉन्च करने के बाद में जो वहाँ पे डिफ़िकल्टी है वो आया था उसके रिगार्डिंग में। अभी आप देखिए कि इंडिया और US का जो नासा है US का जो एजेंसी है नासा स्पेस के रिगार्डिंग में, हमारा जो इसरो है, उनके कोलैबोरेशन के थ्रू अभी हमने नाइसर नाम का जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया है। नाइसर क्या है? नाइसर एक अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है जो अर्थ को ऑब्जर्व करेगा, ड्यूल फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये वर्क करेगा। तो इसी की सक्सेस को देखते हुए ब्लू बर्ड नाम का एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, उसको भी दोनों ही एजेंसीज के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो नाम याद रखना है, ब्लू बर्ड है, किसके बारे में है? कम्युनिकेशन का ये सैटेलाइट है। आने वाले समय में लॉन्च होगा, सितंबर के समय में इंडिया के लिए आएगा, फिर कोलैबोरेटिव मैनर के अंदर में इसको तैयार है, प्रिपेयर है, वो किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेबनान के बारे में है। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये इजराइल यहाँ पे सिचुएटेड है। इजराइल का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे लेबनान है। लेबनान का जो साउथ सदर्न पार्ट जहाँ पे हजीबुल्ला नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डोमिनेंट सिचुएशन में होता है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट? हजीबुल्ला। हजीबुल्ला का आप देखिए कि यहाँ पे जो ईस्टर्न पार्ट है, साउथ ईस्टर्न पार्ट है, जहाँ पे बेका वैली भी है, बेका वैली के अंदर में अटैक हैं वो किए गए हैं, कुछ लोगों का डेथ हुआ है। तो इजराइल और जो लेबनान के अंदर हजीबुल्ला है उनका एक पीस एग्रीमेंट हुआ था, बट अब यहाँ पे कंटिन्यू फिर से जो बॉम्बिंग है वो किया गया है। अफगानिस्तान के जो पर्सन है जिनको कि पाकिस्तान अथॉरिटीज़ के द्वारा कहा गया है कि आप यहाँ से चले जाइए, उनको बॉर्डर एरिया से आप देखिए जाने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आप देखिए कि कोलंबियन जो यहाँ पे फॉर्मर जो प्रेसिडेंट है उनको सेंटेंस अनाउंस किया गया है, हाउस अरेस्ट उनको रखा जाएगा कुछ ईयर के रिगार्डिंग में। और सीरिया का जो ड्रूज का एरिया है, सदर्न पार्ट ऑफ सीरिया के अंदर में जो ड्रूज का एरिया है जहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी रहा करती हैं, तो वहाँ पे आप देखिए कि सीरियन जो फोर्सेज हैं उनके विड्रोल के बारे में कहा गया है कि यहाँ से फोर्सेज को आप विड्रोल कीजिए। ड्रूज के अंदर में अभी कन्फ्लिक्ट है वो भी हुआ था, और सदर्न पार्ट ऑफ सीरिया के अंदर में माइनॉरिटी कम्युनिटी और जो सीरिया का जो फोर्सेज है उनका वहाँ पे इजराइल के द्वारा बॉम्बिंग भी किया गया था। ये पाकिस्तान के टैरिफ का जो न्यूज़ ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे US एंड रसिया के बारे में है। US के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उन्होंने अपना न्यूक्लियर सबमरीन है उसको डिप्लॉय किया है, जब से रसिया के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा एक स्टेटमेंट के अंदर में मेंशन किया गया। कनाडा के बारे में मेंशन किया गया है US के लीडर के द्वारा कि कनाडा का जो आप देखिए कि नए टैरिफ है वो उनके ऊपर अप्लाई रहेंगे। अभी उनका एक स्टेटमेंट ये भी था कि कनाडा आप देखिए कि जो पैलेस्टाइन का जो एरिया है उसको एज ए स्टेटहुड रिकॉग्नाइज करना चाहता है, बट US के साथ में किसी भी तरीके का जो डिस्कशन है वो नहीं करना चाहता। तो ये भी एक उनका स्टेटमेंट था। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।